नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सड़कों पर डटे लगभग 1 महीना हो गया है। 29वां दिन है आज। सरकार की ओर से ताजा संशोधनों का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी शर्त के बातचीत की टेबल पर आए। किसानों की ओर से अब भी तीनों कानून वापसी की मांग जारी है। दूसरी ओर आज किसानों के मसले पर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष भी मार्च निकाल रहा है, जिसको लेकर दिल्ली में सियासत शुरू हो गई है। उधर पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस के 3 ही नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति मिली, तो वहीं इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय पर कोरोना के चलते धारा 144 लगा दी गई है। आपको बता दें, यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रपति को ज्ञापन देने सौंपी है। गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी भी राहुल गांधी के साथ में हैं। लीडर्स के साथ गए और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार-बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3
आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। The government is going on an aggressive campaign from tomorrow onwards to give money, 6,000 rupees, 18,000 crores. They're trying to change the narrative. Do you think they will succeed? Look, the point is, it's a very simple thing. There are millions of people who live off our agricultural system. Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders, these are these people. And they are the backbone of the country. Now, we understand that agriculture has to be reformed. What we are saying is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do. They will not be able to feed themselves. And you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the Prime Minister doing this? It is a very simple calculation. The Prime Minister is doing this because he wants to help 2 or 3 business people. He does not care what happens to these people. He will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to 3 or 4 people continues. He will call people terrorists, he will call people anti-nationals, he will call people criminals, he will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people, the backbone of this country, to those people, 3 or 4 of them, 5 of them. That's the crux. And we are fighting this. We are saying that in India, where you have destroyed the agricultural system, will not function. Just like I said, take Corona seriously. Corona is going to kill people in massive numbers if you do not act. At that time they said, scaremongering. Now they're not saying scaremongering. When I suggested to the Prime Minister that do not do this in a centralized way, give power to the chief ministers, he didn't do it. He caused thousands and thousands of people to die because he didn't do it. And then afterwards, after I said it in the press conference, he did it. So the point is, you have an incompetent man who is controlled by certain other people. This is what India has to understand. This is what all youngsters have to understand. You have an incompetent man who doesn't understand anything, running a system on the behalf of 3 or 4 other people who understand everything. And their aim is to take huge amounts of money from the poor people of India and put it in their pockets. And that is what we are fighting. And frankly, it doesn't matter what you think right now, because all of you will face this. There's not going to be a single person in this country who's not going to face this. If you're a farmer, you will face it. You're a small businessman, you will face it. You're a journalist, you will face it. This is an assault on the idea of India. That is why we're standing here. That is why I've gone to the president. That is why we've signed these forms. So you posted a tweet about Wayanad yesterday about a family which was struggling while doing their farming. But there's several more instances like this. But the BJP is saying that this is just Punjab and farmers who are protesting here at the Delhi gate. No other farmer in the country has a problem with the reform. That's just not true. That is just not true. We are not allowed to go out. We are not allowed to go out of the ICC office. The police stops us from going out. Why don't you let us go out? Why don't you let me go and tour in the states? See what happens. Every single farmer of this country, every single labor of this country stand up. But आप पुलिस लगवाते हो, हाथरस जाते हो, अरेस्ट करते हो, तो AIC से हमारे MPs को बाहर नहीं निकलने देते हो, और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है. और Prime Minister needs to realize that there is a limit to this. आपने थोड़ा सा करना है, आपने 2-3 लोगों की मदद करनी है, थोड़ा सा करना है, आप कर सकते हो. बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा. सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे. और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं,
चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है, मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। बहुत डेंजरस रास्ते पर यह देश चल रहा है, ये मैंने कहना था। कांग्रेस के नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। आप लोग मार्च लेके यहाँ पर आ रहे थे, अभी जो है कांग्रेस के तमाम एमपी को इंक्लूडिंग प्रियंका जी को भी जो है डिटेन कर लिया, उसका आपको? वो तो तरीका है इनका, तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। थैंक यू। गुलाम नबी कुछ नहीं, आप कुछ सरकार का जो कैंपेन है वो बार-बार इस बात को रख रही है कि जो कृषि कानून है वो निजी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, जो बहुत जरूरी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पूरा कैंपेन सरकार का इसी बेस पे और वो हर घर तक, हर गाँव तक जाना चाह रहे हैं? सवाल ये है इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा? सवाल ये है। आपकी सर रणनीति नहीं, सुनिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में कौन इन्वेस्ट करेगा और कौन पैसा बनाएगा? हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पे खड़े हैं, इनके माता पिताओं ने किया है। इन्वेस्टमेंट ये करते हैं और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न 2-3 उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। बहुत दूर खड़ा है, लॉक कर दूं? आपके माता पिता क्या करते हैं? हाँ, आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया? आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, मगर ये जो 2-3 बिजनेसमैन है उनके लिए तो नहीं किया ना। तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? यही हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है इस बात को काउंटर करने के लिए, गांव तक जाना? काउंटर करने की जरूरत, काउंटर आप क्या बात कर रही हैं? काउंटर करने, आप क्या बात कर रही हैं काउंटर करने के? मतलब आपको ये नहीं मालूम कि, अरे भाई आपको क्या, आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं क्या? तो फिर अगर आपको समझे तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग जो बैठा, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये सुनिए, ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए क्या? क्या इनको समझ नहीं है क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है, इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। थैंक यू।
तो मैं आपको बता दें, ये थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो कि राष्ट्रपति को ज्ञापन देने गए थे और इनका कहना है कि करोड़ों किसानों ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक ही समस्या, उनके खिलाफ या फिर उनकी सत्ता छीनने का कोई प्रयास करता है तो वो हर एक उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर देते हैं, फिर भले ही वो किसान हो, मजदूर हो या फिर कोई पत्रकार ही क्यों ना हो। आप बोल के देखिए एक बार उनके खिलाफ, वो आपको ही आतंकवादी या विपक्षी पार्टी का करार दे देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यहां पर कही कि भारत देश की अर्थव्यवस्था में या भारत के लिए इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है वाकई में तो वो देश का किसान, देश का जवान और देश का मजदूर कर रहा है, मगर उसका रिटर्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सो कॉल्ड कोई 2-3 उद्योगपति लेकर चला जाते हैं। और भी कई तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि ये किसान तब तक नहीं हटेगा जब तक ये तीनों कानून वापस ना ले लिए जाएं। खैर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ दीपक राय जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, रमेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। दीपक जी, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से तमाम अपनी अब बातें इस प्रेस वार्ता में कही, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब की बार वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और किसान और उनके प्रतिनिधियों से मिलकर वो आए हैं। क्या कहना चाहेंगे दीपक जी? जी भाई, अभी मैं सुन रहा था राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी होती है वो अभी भी राहुल गांधी जी में उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। जैसे अभी उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कहाँ है। देखिए, डेमोक्रेसी अगर नहीं होती तो आप बोल नहीं पाते, विपक्ष के नेता हैं, आपको बोलने की आजादी है। किसानों को भी अपनी आंदोलन करने की, अपनी बात करने की आजादी दी जा रही है। तो डेमोक्रेसी तो है ही, प्रजातंत्र में आप हिंदुस्तान में उंगली नहीं उठा सकते। और दूसरी बात, जहां किसानों के हित की बात है, आप देखिए 2004 में इन्होंने कमेटी बनाई MS स्वामीनाथन कमेटी, जो कृषि सुधारों के लिए बनाई थी। सब रिपोर्ट आई, सब पे किया गया कि मार्केट जो है उसको ओपन किया जाए। तो आज जब उस पर गवर्नमेंट ओपन कर रही है मार्केट, तब इनको क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, इन्होंने हमेशा कहते रहे कि ये काला कानून है, किसान विरोधी कानून है। तो आप बताइए ना, कहाँ पे काला कानून है, किसान विरोधी कानून है? कौन कौन से पॉइंट है जो किसानों के विरोध में जा रहे हैं? इन्होंने वो एक बात उस पर बहस नहीं किया। पता नहीं इनको उतना समझ पाए हैं कानून को कि नहीं, ये तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आप बताइए, काला कानून कहाँ है, किसान विरोधी कहाँ है? कौन कौन पॉइंट ऐसे हैं जो आपको लगते हैं काला कानून है? आप ऐसी किसी चीज को आउटराइट रिजेक्ट करना कि नहीं काला कानून है, उद्योगपतियों को जा रहा है पैसा, ये है वो है, लेकिन आप बताइए सही। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट जहां जाए, स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो इन कानूनों को अपने यहाँ लागू करे या ना करे। आप ठीक है, अगर पंजाब में लागू नहीं तो पंजाब किसान क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? वो ना करें लागू, उन्होंने मना कर दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। तो वहां तो फिर तो आंदोलन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, 70 साल में अगर नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आके कुछ किसानों के लिए स्टेप ले रही है, कानून बना रही है, तो उससे फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। तो इस राहुल जी के वक्तव्य से मैं सहमत नहीं हूँ जी। चलिए रमेश जी, आपका मैं रुख करता हूं। जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी जी ने अपनी तमाम बातें यहां पर रखी, दीपक राय जी ने भी कहा कि एक राजनीतिक समझ अभी भी उनमें डेवलप नहीं हो पाई है और डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी है ही कहाँ इंडिया में। उस पर भी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो शायद आप यहाँ पर खड़े नहीं होते। खैर, किसान और किसानों के इस आंदोलन और कृषि के 3 कानूनों के ऊपर अगर बात करें तो 29वां दिन आज हो चुका है और लगभग 1 महीने का समय हो गया। किसान अभी भी डटे हुए हैं। रमेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को कम से कम इस गतिरोध को तोड़ने के लिए ही सही एक बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ या संपूर्ण अवध के किसानों के साथ तो बात करें ही करें, अब समय आ गया है पूरे देश के किसानों के साथ वो एक साथ वर्चुअल तरीके से संवाद करें या अपना कोई प्रतिनिधि उनके पास पहुंचा दे और एक बार ही सही अगर उनकी बात पूरी तरीके से सुन ली जाए, अच्छे से सुन ली जाए, क्योंकि हजारों लाखों किसान वहां पर बैठे। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ने कानून गलत बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लाखों किसान, हजारों किसान अगर वहां पर 29 दिन से डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ गलती तो सरकार से भी यहां पर हुई ही होगी। रमेश जी।
जी उमंग, सही कह रहे हैं। आपकी सरकार की सिर्फ और सिर्फ एक गलती है कि वह अपनी इस बातों को कम्युनिकेट किसानों तक कर नहीं पाई। लिहाजा भ्रम में ही सही या ऊहापोह की स्थिति में सही या कोई और तरीके से ही किसान सड़कों पर उतरे और लगभग 1 महीना पूरा होने को आया है। सरकार की तरफ से अगर बात करें तो लगातार कृषि मंत्री हो, गृह मंत्री हो, राजनाथ सिंह शामिल है उसमें, वे हो, केंद्र के तमाम मंत्रियों के साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों जब किसानों के साथ में सीधा संवाद किया, किसानों के साथ में जो बात की, उसका पूरा जो मतलब भी यही था कि वे भी इस आंदोलन को किसी न किसी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। समझाइश के साथ में, बातचीत के साथ में, वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो वार्ता की टेबल पर आने के लिए जो एक कंक्लूड जो चीज़ होनी चाहिए वह उभर करके सामने आई। जो सरकार लगातार किसानों को जो है संकेत देती रही है, और ख़ास बात यह है कि 3 जो कानून बने हैं उसको वापस लेना या बैक करना या एक कदम पीछे हटना, सरकार ने हर स्तर पर अपनी बात को रख दी है और किसानों ने भी रखी है अपनी बात को। लिहाजा गतिरोध जहाँ पर है वो यह है कि जो सरकार है वह इन 3 कानूनों को वापस ले, तब किसान जो है बातचीत के जो टेबल पर आकर के बैठे। यह संभव नहीं है। पिछले लगभग 29 दिनों से 1 महीने से ये चल रहा है मामला, लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, वे लगातार हर स्तर पर कहीं न कहीं जहां पे भी उनको अवसर मिला है उन्होंने इन मुद्दों को उठाया है और किसानों को यह समझाने का प्रयास किया कि इन कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं वह किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किए गए। अब जहां तक बात जो है आंदोलन की है और उसमें जो राजनीति दलों का जो अटैचमेंट हुआ वो, और आज जो है राहुल गांधी का राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें भी, और उसके बाद में जब बाहर आकर के मीडिया से जो वो बातचीत कर रहे हैं, एक लाइन आप समझ लीजिए, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब ये बेटर अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, क्या है? जी बोलिए। जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया से जो मुखातिब हुए, उन्होंने कहीं पे भी किसी भी स्तर पर इन 3 कानूनों के एक भी प्रावधान को किसानों के विपरीत नहीं बताया और यह नहीं कहा कि यहाँ पर या इन विषयों को लेकर के जो है किसान आंदोलनरत है। सिर्फ और सिर्फ एक बात कि ये काले कानून है, वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन इन कानूनों में वही प्रावधान किया गया है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो है भावना को रखते हुए जो क्या कहने चाहिए उसको संशोधन किया है, या जो नया कानून बना है उसमें। रमेश जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। कांग्रेस एक यहाँ पर एक पॉइंट में यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। दीपक जी आप भी सुनिएगा। किसानों की आत्महत्या के मामले कम करने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट में भूमि सुधार, सिंचाई, संस्थागत ऋण और तकनीकी उन्नयन से कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के सुझाव थे। इस रिपोर्ट में यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू की कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी जैसी व्यवस्था को भारत में लागू करने का सुझाव देते हुए एक देश एक बाजार को साकार करने की भी बात थी। दिसंबर 2019 में केंद्रीय कृषि मंत्री ने दावा किया था कि स्वामीनाथन की 201 में से 200 सिफारिशों को सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन कानून और हकीकत में मंत्रियों के दावों की झलक नहीं दिखाई दे रही। रमेश जी क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद दीपक जी आपका मैं रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा यहां पर ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद रमेश जी इसी पॉइंट पर आपका रुख करूंगा, उसके बाद दीपक जी से भी जवाब लेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में, और हम बात कर रहे हैं किसानों के इस आंदोलन की जो कि अपने 29वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 1 महीना करीब होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी किसान और सरकार के बीच का गतिरोध नहीं टूट रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं और जरूरी
और बहुत मुख्य बात यह है कि अब सरकार को थोड़ा झुकना चाहिए, किसानों के पास जाना चाहिए और समझना चाहिए उन्हीं से कि आपको कहां पर क्या तकलीफ है, और अगर कानून वापस लेने पड़े तो संशोधन करना पड़े, तो दोनों ही बातों को किसानों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद यही एक बहुत बड़ी गलती सरकार से हो रही है कि वो उन्हें समझा नहीं पा रही या फिर समझाना नहीं चाहते। खैर, हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी और राजनीतिक विश्लेषक दीपक राय जी लगातार बने हुए हैं। रमेश जी, वापस से वो पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ब्रेक पे जाने से पहले, जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया था। किसानों की आत्महत्या के मामले कम करने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट में भूमि सुधार, सिंचाई, संस्थागत ऋण और तकनीकी उन्नयन से कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के सुझाव थे। रिपोर्ट में यूरोपियन यूनियन की कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी जैसी व्यवस्था को भारत में लागू करने का सुझाव देते हुए एक देश एक बाजार को साकार करने की भी बात थी। और दिसंबर 2019 में केंद्रीय कृषि मंत्री ने दावा किया था कि स्वामीनाथन की 201 में से 200 सिफारिशों को सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन कानून और हकीकत में मंत्री के दावों की झलक क्यों नहीं दिखती? सवाल इसलिए भी जरूरी है, अगर स्वामीनाथन की 201 में से 200 रिपोर्ट लागू हो चुकी हैं और किसान और विपक्ष खुद स्वामीनाथन रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या दिक्कत क्या है फिर? रमेश जी, किसानों की आत्महत्या का मामला काफ़ी लंबे अरसे से चलता है यार। ये पॉलिटिक बहस का भी मुद्दा रहा है, चर्चा का मुद्दा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक इसके बारे में काफ़ी विचार विमर्श हो चुका है। तो यही एक कंसर्न सबसे बड़ा किसी भी सरकार के लिए होता है कि अगर एक किसान की भी अगर आत्महत्या होती है तो निश्चित रूप से वह परिवार हो, वह समाज हो, वह जो वर्ग हो, वह जो है चिंता में रहता है और जो तकलीफें होती है वह वही व्यक्ति जान सकता है। इसी विषय को सेंट्रलाइज करते हुए कोई भी सरकार हो कम से कम इतना तो करती है कि कोई भी किसान जो है चाहे ऋणों के लिए हो या आर्थिक रूप से भी अगर भारत में अगर वो महसूस कर रहा हो वो आत्महत्या ना करे। जीवन जीने की जो विभिन्न जो पद्धतियां हैं उसमें कहीं न कहीं सरकार भी उसमें एक इन्वॉल्वमेंट होता है कि वह अपने किसानों और खेती किसानी को बेहतर जो है एक माहौल पैदा करे, एक माहौल बनाए जिसमें कि वह किसान अपनी खेत से उपजा हुआ अन्न बाजार तक और हर व्यक्ति के पेट तक पहुंचाए। लिहाजा इनोवेटिव आइडियाज़ लगातार होते रहे हैं और किसानों की जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई एक ज़रूरी नहीं है कि एमएसपी ही उसका जो है आधार हो, उसके अलावा भी और तरीके हैं जिनके आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है और वह आत्महत्या तक की सोच को अपने जेहन में भी न लाए। लिहाजा पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में जो इनोवेटिव आइडियाज़ और देशों में हो रहा है वहाँ पर कृषि का जो उत्पादन है और उनको किसानों को जो फायदा हो रहा है उससे, उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हिंदुस्तान में अगर 70 सालों में ऐसा ना हुआ और अब अगर के नए प्रयास किया जा रहा है, नई कोशिश की जा रही है या नए कानूनों के नियमों के द्वारा अगर उनकी हालात को सुधारा जा सकता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत यहाँ पर आ गई कि केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं वह किसानों तक ठीक ढंग से डिलीवर नहीं किया कि इस जो कानूनों में उनके हितों की रक्षा को किस तरह से और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ पर आकर के अटक रही है, जैसा कि राहुल गांधी ने अभी बार बार लगातार इसके ऊपर फोकस किया कि 2 या 3 उद्योगपतियों को जो है मदद करने के लिए ये कानून कोई भी अगर बनता है तो किसी 1-2 व्यक्ति या एक वर्ग को नहीं प्रभावित करता, वह पूरी जनता को प्रभावित करता है, 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। लिहाजा कानून में अगर कोई प्रावधान होता है तो सरकार की दृष्टि में समग्र होता है, सबके हित को ध्यान में रखते हुए होता है और हो सकता है कि केंद्र सरकार ने भी जो 3 कानून बनाए हैं वह सभी इस तरह पर विचार विमर्श के बाद में सभी की राय लेकर के किया गया है। लिहाजा अगर उन प्रावधानों के आधार पर अगर किसी को शंका समाधान होती है तो टेबल टॉक होता है, बातचीत का रास्ता होता है और उसमें संशोधन की भी गुंजाइश रहती है। बिल्कुल, ये बात तो खुद सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए आइए और अगर कोई संशोधन आपको करना है या जो आपकी राय है वो आप रखिए। एमएसपी की लगातार बातें
पहले ही दिन से हो रही है, जब से किसान इस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया है तब से एमएसपी को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन 29 दिन हो गए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई लिखित आश्वासन उन्हें नहीं दिया गया जैसा कि किसान मांग कर रहे। खैर, दीपक राय जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं। अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अरुण जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले दीपक राय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की जो 201 में से 200 सिफारिशों को लागू करने का केंद्र सरकार कृषि मंत्री दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। क्या लगता है आपको कि शायद यही एक बहुत बड़ी वजह रह गई कि सरकार अब समझा नहीं पा रही है किसानों को? दीपक जी। जी सही आपने कहा, जो एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी। उसमें देखिए उसमें कई पहलू को छुआ गया था, भूमि में सुधार हुआ, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस हुआ और छोटे छोटे फाइनेंस करने की बात गई थी कृषि में, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ था। एमएसपी पे भी बात कही गई थी। तो अगर देखिए, अगर ठीक से आप इस पूरे कानून के देखिए, एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी देखिए, तो मेरा ख्याल है कम से कम 80-90% चीजों को कवर किया गया है जी। और सबसे बड़ी चीज स्वामीनाथन आयोग ने ये कहा था कि जो एक तरह से कृषि को जो एक तरह से प्रोफेशनल रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि मतलब इसे वर्ल्ड मार्केट बनाई जाए, तो उसके लिए इंटीग्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी उसमें बहुत अच्छा कदम उठाया था कि हैदराबाद में एक सैट करके इंस्टीट्यूशन खुला हुआ था, जो बाहर की एक कंपनी थी। तो उन्होंने मतलब हैदराबाद में जो आर्किटेक्ट खेती होती थी उस पर रिसर्च करता, अभी भी इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इस तरह की चीजों को एक कदम बढ़ाने के लिए इस कानून में प्रावधान है, तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा कानून है। उसपे और सबसे बड़ी चीज देखिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की बनती है कि वो आगे बढ़े और इस आंदोलन को समाप्त कराए। तो आप देखिए एक तरफ से, लेकिन किसानों की तरफ से ये हो रहा कि नहीं कानून वापस दीजिए, कानून वापस नहीं दिया जा सकता। देखिए फिर भी ये है कि देखिए अगर 300 बीजेपी की सीट है, इन्होंने जीत के आए हैं, तो जिनके जो एमपी एमएलए वो जाके किसानों को समझा सकते हैं ना, ये पहल तो होनी चाहिए। और नहीं तो आप ओपन डिस्कशन करा दीजिए जंतर मंतर या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ किसान के भी नेता रहे, वो अपनी पॉइंट रखे, निष्ठा से वो भी आगे बढ़े, तो कहीं न कहीं समाधान तो निकलना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल दीपक जी, और बिल्कुल आपकी बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, और माफ कीजिएगा इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि किसान भी यही कह रहे हैं कि आपको अगर बातचीत करनी है तो आप हमारे पास आइए ना, हमें बार बार क्यों आप बुलाते हैं? और अभी आप बुलाते हैं तो कृषि मंत्री भी मिल लिए हैं, अमित शाह जी भी मिल लिए हैं, लेकिन समाधान कुछ निकल नहीं पा रहा है लगातार 29 दिन से। खैर अरुण जी आपका मैं रुख करूंगा, आपके नेता राहुल गांधी जी अभी मिलकर आए हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप कर आए हैं, कई बातें उन्होंने कही और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज कही कि इस समय केंद्र सरकार जो भी कर रही है वो हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन उपलब्धि है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अरुण जी? जी बिल्कुल, आप देखिए कि 29 दिन से किसान भाई बहन सड़क पर बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस देश के हैं ही नहीं। जिस प्रकार से बैरिकेटिंग लगाई गई है सरकार की तरफ से कम एक कोई नेता या मंत्री वहां जा करके उनको आश्वासन देता, उनका हालचाल पूछता इस सर्द में, जो सर्दी पड़ रही है। आप देखिए कि आपके रमेश पुरोहित जी भी लाइव कर रहे हैं, वो भी कमरे में बैठ करके खड़े हैं और किसानों पे बात कर रहे थे। अभी दीपक भाई बैठे हैं, वो भी कमरे में बैठे हुए हैं। तो ये चीज समझना होगा कि अगर सर्दी अरुण जी आप कहाँ पर हैं? रमेश भाई को लग सकती है तो अरुण जी आप कहाँ पर हैं? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये पूछ लिए कि आप कहाँ पर हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी जी कहाँ पर थे और प्रियंका गांधी जी कहाँ पर हैं और कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है। आपको स्पष्ट हो गया कि हम कहाँ पर हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अरुण जी आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ पर हैं? अरुण जी स्पष्ट हो गया? नहीं अरुण जी मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। दीपक जी, रमेश जी, एक सेकंड में आपके पास आऊंगा। अरुण जी मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, आप कहाँ पर हैं? जी मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मैं भी वहीं पर हूँ। अभी मैं मंदिर मार्ग थाने के पास में ही था जब आपके यहाँ से फोन आया और आदरणीय प्रियंका गांधी जी को डिटेन किया गया, उनके साथ कई कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा और लोकसभा सांसदों। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर अरुण जी आपको एक चीज अरुण जी सुनिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। रमेश जी सुनिए अरुण जी, अरे अरुण जी सुनिए, जानकारी के लिए पूछा सिर्फ आपसे, आप इस पर नाराज ही हो गए। आपको मैं बता दूं कि रमेश पुरोहित जी एक संवाददाता है, रिपोर्टर है, दीपक राय जी राजनीतिक विश्लेषक है। वो किसानों की भी बात कर रहे हैं, वो सरकार की भी बात कर रहे हैं, वो विपक्ष की भी बात कर रहे हैं। और अगर हमें किसानों से चिंता नहीं होती, अगर हम किसानों के साथ नहीं खड़े होते तो शायद हम ये चर्चा ही नहीं रखते। इसलिए इस प्रकार की बातें करना, चर्चा पे कौन कहां पर है कौन कहां पर नहीं है, ये बातें अपन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अरुण जी। उमंग जी, हम आपकी बातों का सम्मान करते हैं और
आदरणीय दोनों मित्रों का सम्मान करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि देखिए, अगर सर्दी है और सर्दी में लोग, हम भी कहीं छुप करके आपसे डिबेट कर रहे हैं क्योंकि आपको आवाज भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमें सर्दी भी नहीं लगना चाहिए। आदरणीय मित्र भी अपने अपने घरों से या अपने अपने कमरों से या किसी के भी कमरों से खड़े होकर के आपके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी प्रकार से उन किसान भाई बहनों को भी सर्दी लग रही होगी, क्या सरकार नहीं जा सकती? मेरा कहने का तात्पर्य ये था। मैं आपके दोनों गणमान्य जो लोग बैठे हैं, हम उनको कोई आक्षेप उनके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज उमंग जी, ये आपको भी समझना पड़ेगा और आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि पुरजोर तरीके से इस सरकार से पूछा जाए कि ये कौन सा लोकतंत्र था जिसमें विपक्षी दलों के सांसद अगर राष्ट्रपति महोदय से मिलने जा रहे थे तो आप उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाते हैं? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये भारत का लोकतंत्र है या मोदी जी का लोकतंत्र है? इसको सरकार स्पष्ट करे। दूसरी चीज, आखिर किसान उतने दिन से अगर जिद पे अड़ा हुआ है तो आप क्यों नहीं संवाद स्थापित करते? आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाकर के विश्व गुरु का विश्व ज्ञान दे रहे हैं आप, लेकिन क्या किसानों के पास जाकर के ज्ञान नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं जाते? दिल्ली से दूर नहीं है सिंधु बॉर्डर, या दिल्ली से दूर नहीं है यूपी बॉर्डर। प्रधानमंत्री जी के आवाज से वो जा सकते हैं, उनके मंत्रीगण जा सकते हैं, उनके विधायक सांसद जा सकते हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, बात आपकी बिल्कुल सही है इस, और जाहिर सी बात है यही बात हम भी कह रहे हैं, हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं और यही बात हम भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं, एक वहाँ पर रैली निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पश्चिम बंगाल जा सकते हैं, रैलियाँ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एमयू को संबोधित करते हैं, विश्व भारती को संबोधित करते हैं, तमाम जगह वो अपना संबोधन दे रहे हैं। लेकिन जहाँ बात किसानों की आती है तो वो सिर्फ या तो उत्तर प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश के, या फिर आज भी वो संबोधित करेंगे अवध के हजारों लाखों किसानों को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ उन्हीं राज्यों में संबोधन दे रहे हैं जहां पर उन्हीं की पार्टी की सरकार है। तो सवाल तो जरूर उठेंगे। विक्रम विधूड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। विक्रम जी, सवाल बहुत सीधा सा है और सरल भी है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तमाम जगहों पे जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, इनके जाने पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, जाना भी चाहिए। देश के जो भी और तमाम जरूरी चीजें हैं वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली से इतनी पास हजारों की संख्या में किसान आज 29वां दिन है, सर्दी में बैठा हुआ है, अलाव लगाकर बैठा हुआ है। 20 से 30 किसानों के प्राण चले गए हैं। उसके बाद भी क्या इतना जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या फिर कृषि मंत्री, या फिर वो अगर नहीं जाते, आप अगर बात करें उनके प्रोटोकॉल की, अगर वो नहीं जाना चाहते तो अपने किसी नुमाइंदे को उनके पास में भेज दें ताकि ये गतिरोध तो कम से कम टूटे। विक्रम जी, देखिए, पहले दिन से ही, जिस दिन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री संवाद हो रहा है, किसानों से बात हो रही है विक्रम जी, वो हमें भी पता है। विक्रम जी सुनिए, विक्रम जी सुनिए, मैंने जो सवाल पूछा कृपया उसका जवाब दीजिए। पहले दिन से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो हमें पता है। हमें पता है सरकार बातचीत कर रही है, सरकार ने बातचीत के दरवाजे खोले, वो हमें पता है, लेकिन सवाल जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। सवाल आपने किया है कि दिल्ली, देश के दिल्ली राजधानी के इर्द गिर्द बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं हमारे साथी जी, ठीक है ना, मेरा उन राजनीतिक साथियों से एक निवेदन है कि आप ये जो किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के सभी किसानों से, सभी राज्यों के किसानों से देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी बात कर रहे हैं और लगभग 100 से ज्यादा किसान संगठन, अन्य संगठन भी उनसे जाकर के मिलकर के कृषि सुधार बिल के लिए धन्यवाद दे चुके हैं उनको। और रही बात जो धरने पर बैठे हुए, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये दो लोग बैठे हैं, ये कम्युनिस्ट है, कुछ कांग्रेस, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे सुनिए तो सही, अगर मैं आप बोले तो सुना नाम ने, अब आप मेरी बात सुनिए। अरुण जी एक बार बात सुन लेते हैं विक्रम जी की। अरुण जी एक बार विक्रम जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब ले लेंगे। अरुण जी उसके बाद जवाब ले लेंगे, विक्रम जी की बात सुन लेते हैं। विक्रम जी की बात सुन लेते हैं अरुण जी, उन्होंने भी चुप रहकर आप सबकी बात सुनिए, उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर जवाब लेंगे ना। बिल्कुल, जो आपको सवाल करने वो भी करेंगे। प्रियंका गांधी जी से निवेदन है, 10 साल कांग्रेस के कुशासन के कारण किसान आत्महत्या कर रहा था, यूरिया तक उसको मिल नहीं रहा। विक्रम जी फिर आप पुरानी सरकारों पे पहुंच गए। हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है,
इन 3 कानूनों की हम बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, आप पुरानी सरकारों पे चले गए। अरे पुरानी, सुनिए विक्रम जी, हमने पहले भी कहा था, पहले भी कई बार हमारी बात हो चुकी है, पहले भी हमने कहा था कि पुरानी सरकारों ने जो कुछ भी करा उसकी वजह से नाराज होकर आपको सत्ता सौंपी, और आज जब आप नहीं कर पा रहे हैं उनका भला जैसा कि उनको लगता है, तो क्या करा जाए फिर? ये गतिरोध क्यों नहीं टूटना चाहिए? अब इस सत्ता के लाभ बता रहा हूँ जी। देखिए, सिर्फ किसान और उनके बिलों को लेके बात कीजिए। बिल्कुल, किसान बिल के अंदर पहला है कि किसान को उसकी आय को दुगनी करना हमारा संकल्प है। जो इस बिल के अंदर प्रावधान है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार किसान की लागत का अगर 1.5 गुना उसको कीमत मिले तो ये एमएसपी का ही कानून के अंतर्गत है। ठीक है विक्रम जी, ठीक है। ये सारी बातें बहुत बार हो चुकी है, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से सरकार भी कह रही है कि सरकार और कृषि मंत्री कहते हैं कि 201 में से 200 बातें स्वामीनाथन रिपोर्ट की मान ली। नहीं विक्रम जी, माफ कीजिएगा, समय इजाजत नहीं देता है। माफ कीजिएगा विक्रम जी, समय इजाजत नहीं देता है। सुधार के किसी भी बिल में तीन कानून बने हैं, आपको इनमें से किसी भी लॉज के अंदर कोई दिक्कत है, आपको इसमें से किसी सुधार की आवश्यकता है, तो हमारे कृषि मंत्री माननीय तोमर जी ने, चलिए ठीक है बात किसानों तक, उनकी बात सुनने की थी, किसानों तक सरकार की बात पहुंचाने की थी, वो शायद पहुंच नहीं पा रही है, या फिर आपसे समझाने में कुछ दिक्कत हो रही है। अरुण जी, विक्रम जी, रमेश जी, दीपक राय जी, माफ कीजिएगा, समय इजाजत नहीं देता है, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच लगातार 29 दिन से चल रहे गतिरोध आखिर कब टूटेगा, ये गेंद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अब किसानों के ही पाले में है, और किसानों की बात सुननी भी चाहिए क्योंकि वो हमारे देश का अन्नदाता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।